साथियों, आज का टॉपिक है ईएसआईसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला दुर्घटना हित लाभ और आश्रित हित लाभ के बारे में। आज मैं आपको इसकी महीन से महीन बारीकियां समझाने का प्रयत्न करूंगा ताकि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। क्या आप जानते हैं कि आपके निवास स्थान से ड्यूटी पॉइंट तक जाने और ड्यूटी पॉइंट से छुट्टी होने के बाद घर तक आने के लिए रास्ते में भी ईएसआईसी आपको कवरेज प्रदान करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बस इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि आपका रूट शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्टेस्ट रूट से यदि आप ड्यूटी पॉइंट को जा रहे हैं और ड्यूटी से सीधे घर आ रहे हैं तो आपका ये रिस्क भी ईएसआईसी कवर करता है। इसमें होने वाली दुर्घटनाओं को टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो या डिपेंडेंट्स बेनिफिट में कन्वर्ट होता है, यदि डेथ हो जाती है तो वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो ईएसआईसी प्रदान करता है। इसमें व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द कंसर्न ब्रांच ऑफिस। कंसर्न जो ब्रांच ऑफिस है, आपका संबंधित शाखा कार्यालय है, वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर को भेजने होते हैं ताकि आप उसका बेनिफिट आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इसमें सबसे पहले तो ऑनलाइन एक्सीडेंट रिपोर्ट जो कि फॉर्म 12 होता है उसको भरना होता है, और उसमें जो एम्प्लॉयर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि यदि चोट साधारण है तो आप सिंपल लिखें, यदि ग्रीवियस नेचर की है, एक्सीडेंट ऐसा गंभीर प्रकृति का हुआ है कि स्टील की रॉड पड़ गई है, पैर हाथ कट गया है या कुछ इस तरीके के, तो ग्रीवियस वर्ड यूज़ करें। और यदि फैटल है और डेथ हो जाती है तो फैटल एंड डेथ आप उसमें अंकित करें, और उसका एक प्रिंट जरूर निकाल लें जो कि आपको उसके इंक्लोजर्स के साथ आपको ब्रांच ऑफिस को सबमिट करना है। दूसरा, इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म या टीआईसी अटैच करनी है एम्प्लॉयर को, और डुली वो अटेस्टेड होनी चाहिए, और इंश्योर्ड पर्सन का फोटोग्राफ भी उस पर फैमिली सहित अटेस्ट होना चाहिए। तीसरा, अटेंडेंस रजिस्टर, कॉपी ऑफ अटेंडेंस शुड बी अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर, दैट इज ऑन द मेंटेन रेगुलेशन 632। जो रेगुलेशन 32 रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उसकी एक कॉपी अटेस्टेड लगेगी। एक्सीडेंट रजिस्टर जो फैक्ट्री में या आपके प्रतिष्ठानों में मेंटेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट रजिस्टर ऑन फॉर्म 11, उसको भी आपको रजिस्टर को मेंटेन करना है। उसको सारी एंट्री डेट वाइज टाइम वाइज उसमें चढ़ती हैं, और उसकी भी एक कॉपी आपको अटेस्टेड कॉपी एक्सीडेंट होने पे उसमें लगेगी। कॉपी ऑफ फर्स्ट एड रजिस्टर, एक फर्स्ट एड रजिस्टर भी मेंटेन होता है। यदि कोई जैसे दुर्घटना कंपनी के अंदर जा रहे हैं, छोटा मोटा चोट लग गया तो उसमें एक फर्स्ट एड कंपनी देती है, तो क्या फर्स्ट एड उसको दी गई, क्या प्रोवाइड किया गया कंपनी की तरफ से, वो उसमें अंकित रहता है, तो उस रजिस्टर की भी एक कॉपी लगती है। और कॉपी ऑफ रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन, यदि आपका जो एम्प्लॉई है, इंश्योर्ड पर्सन है, जो ईएसआई कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसका एक कॉपी उसका लगेगा, कंसर्न जो उसका कंट्रीब्यूशन पीरियड होगा, जो उसमें बेनिफिट पीरियड में गिरता होगा। और यदि उसको 9 महीने नहीं हुए हैं, अभी ड्यूटी करते हैं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, महीना भर हुआ, 2 महीना हुआ, अभी 9 महीने नहीं हुए हैं, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर को ऐसी 32 फॉर्म भरना होता है, जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल द्वारा वेरीफाई करने आना होता है, और आफ्टर वेरिफिकेशन इट विल बी कंप्लीटेड। इसमें 2 आई विटनेस भी लगती हैं। आई विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने लिया जाता है। वैसे एम्प्लॉयर उसको भेज भी सकते हैं, तो लेकिन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो उसमें लिखता है कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन माय प्रेजेंस, और उसको एम्प्लॉयर काउंटर साइन करता है, तभी वो परफेक्ट माना जाता है। कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, या कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, जब वो अपॉइंट हुआ इंश्योर्ड पर्सन तो एक उसकी कॉपी लगेगी। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेटर या लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब अगर ये लोग डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी उसका एक कॉपी लगेगी। और ऑल कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट कि किन किन कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने ठेका दिया हुआ है,
तो जिस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में उस इंश्योर्ड पर्सन को चोट लगी, क्या वो आपके उस कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट में है उसका नाम कि नहीं है, ये देखने के लिए कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट भी लगेगी। ओवर टाइम रजिस्टर भी इसमें अटेस्टेड कॉपी लगेगी। यदि किसी इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट ऐसे टाइम में होता है कि मान लिया 8 से 5 उसकी ड्यूटी है और उसको चोट लग रही है 6 बजे 7 PM पे लग रही है, तो ऐसे केस को देखने के लिए, जांच करने के लिए आपका ओवर टाइम रजिस्टर भी लगता है कि क्या आपके यहाँ ओवर टाइम दिया जा रहा है। वर्क ऑर्डर की कॉपी भी लगती है कि आपने जब उसको कोई स्पेशल वर्क अलॉट किया है, उसको रोका है, तो उसकी कॉपी भी लगती है। और ये एक्सीडेंट अकर्ड विद इन द फैक्ट्री प्रीमिसेस, तो ये जो हमने चीज़ें बताई हैं, ये आपको 11-12 चीज़ें, ये आपकी अगर विद इन द प्रीमिसेस ऑफ फैक्ट्री लगती हैं तो आपको ये चीज़ें सबमिट करना है। और अगर फैक्ट्री के बाहर चोट लगती है, मान लिया आउटसाइड फैक्ट्री या आउटसाइड प्रीमिसेस, तो आपको उसमें गेट पास की कॉपी लगेगी। इफ ड्राइविंग द व्हीकल, अगर इंश्योर्ड पर्सन उस समय ड्राइविंग कर रहा था, तो क्या वो व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर था या प्राइवेट व्हीकल था, यानी कि वो अपनी गाड़ी से जा रहा था या एम्प्लॉयर ने उसको प्रोवाइड किया था। कुछ एम्प्लॉयर बस का भी प्रोविज़न करते हैं जो अपने स्टाफ को उनके घरों तक छोड़ती है, तो ऐसे केस में भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम में पूरा उसका व्हीकल नंबर, RC कॉपी, ये सब चीज़ें लगेगी। DL की कॉपी भी लगेगी कि हु वाज ड्राइविंग एट दैट टाइम। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी अनिवार्य है। कॉपी ऑफ FIR, यदि रोड पे एक्सीडेंट होता है, फैक्ट्री प्रीमिसेस के बाहर होता है, तो ये एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि आपको FIR तो कराना ही कराना है। तो FIR की एक कॉपी लगेगी जो कि कंसर्न थाना वेयर एक्सीडेंट अकर्ड, और रफ स्केच मैप ऑफ प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसका एक रफ स्केच मैप जो कि बना करके उसको भी अटेस्ट किया जाएगा। कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ डूइंग द जॉब आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमिसेस, वेदर इट वाज डेली रूटीन। अब इसमें ये देखा जाएगा कि आपका डेली रूटीन वर्क था बाहर जाके काम करना, जैसे कैशियर है, कंपनी के अंदर तो काम करता ही है, लेकिन वो बैंक भी जाता है, तकादा भी वसूलता है। तो यदि आपका रूटीन वर्क है देन इट्स ऑल राइट, अदरवाइज क्या उसको एम्प्लॉयर द्वारा स्पेशल परमिशन दी गई थी, ये भी इसका एक लेटर लगेगा। और कॉपी ऑफ MRE, मेडिकल रिकॉर्ड डेवलप बाय ESI डिस्पेंसरी। तो इस प्रकार से इतने डॉक्यूमेंट्स तो इसमें आउटसाइड फैक्ट्री में यदि आपको चोट लगती है घर से आने में, ड्यूटी पॉइंट से घर वापस आने में, तो ये आप समझिए इतने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। ये एम्प्लॉयर की मतलब ड्यूटी है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्रॉपरली इंटैक्ट सेंड टू कंसर्न ब्रांच ऑफिस। ये नहीं है कि आपने ऑनलाइन एक्सीडेंट रिपोर्ट भर दी, कॉलम सब छोड़ दिए और आप सुसुप्तावस्था में चले गए कि अब तो ब्रांच ऑफिस वाले जाने। तो ब्रांच ऑफिस कैसे मदद करेगा? ब्रांच ऑफिस चाहता है कि अधिक से अधिक लोग ESI का फ़ायदा उठाएं, लेकिन आपको पूरा उनको कोऑपरेट करना होगा। जो चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं तो उनको आपको विद इन टाइम लिमिट आप उसे सबमिट कीजिए। अब यदि कोई IP, कोई इंश्योर्ड पर्सन गॉट डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, मान लिया उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, चाहे फैक्ट्री के अंदर है, बॉयलर फट गया, कोई मशीन गिर गई उसके सिर पर, या कोई बोल्ट गिर गया, या फैक्ट्री के बाहर एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई ऑन स्पॉट या हॉस्पिटल में, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स और बढ़ जाते हैं, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। अब जैसे मान लिया डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट आपको शमशान घाट से मिलता है, उसके बेस पे आप ESI डिस्पेंसरी से इशू करा लेते हैं। आप ESI डिस्पेंसरी का था, आप नगर पालिका से इशू करा सकते हैं, गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो इशू करती है। तो ये इस प्रकार से प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। एक कॉपी ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगेगी, कॉज ऑफ डेथ उसमें लेजिबल होना चाहिए कि इसमें आपका नाम, सन ऑफ, कहाँ के रहने वाले, और उनके जो भी है पोस्टमार्टम में जो कॉलम दिए हुए हैं वो पठनीय होने चाहिए, पढ़ने योग्य होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि उसमें काज ऑफ डेथ है या उसका टाइम है डेथ का तो लिखा रहता है और वो पढ़ने में नहीं आ रहा, यू हैव सबमिटेड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो व्हाट इज द यूज।
उसका यूज़ प्रॉपर अगर आपको लेना है तो पठनीय कापी वहाँ से निकलवाइए और वो उसको सबमिट करिए। और एड्रेस ऑफ आईडी प्रूफ ऑफ डिसीज पर्सन एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, जो भी आपके पास आधार कार्ड है, मतदाता पत्र है, अच्छा बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल सर्टिफिकेट या टीसी ऑफ चिल्ड्रन जिस पे डेट ऑफ बर्थ उसमें अंकित हो बच्चों की, वो भी आपका सबमिट होगा। किस क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी सर्टिफिकेट लगेगा, उनके रिजल्ट कार्ड लगा सकते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट इफ नॉमिनी डिटेल्स नॉट शोइंग इन DFTIC, डिक्लेरेशन फॉर्म या टेम्परेरी आइडेंटिटी कार्ड में नॉमिनी का नाम अंकित नहीं है लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, तो ऐसी दशा में जो है फैमिली रजिस्टर जो होता है उसके अंदर उसमें नाम चढ़े रहते हैं, अटेस्टेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, ग्राम प्रधान मेंटेन करते हैं, उसमें ग्राम प्रधान या मुखिया उसका जो है उसको मेंटेन करता है ग्राम पंचायत में, वो भी लग सकता है। और लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स एज केस में भी, तो ये भी लगते हैं। इसमें जो भी जैसे विडो है उसका लाइफ सर्टिफिकेट लगेगा और उसमें लिखा जाएगा कि इन्होंने रीमैरिज नहीं की है। बच्चों का लगाया जाएगा कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इंश्योर्ड पर्सन पे डिपेंड थे, माइनर थे, तो उनको भी मिलता है। यदि शादी ही नहीं हुई है, स्पाउस नहीं है, तो ऐसे केस में माता पिता यदि जीवित हैं तो उनको भी आश्रित लाभ मिलता है, तो उनका भी लाइफ सर्टिफिकेट लगेगा। और इसमें एक फ्यूनरल क्लेम किया जाता है, तो फ्यूनरल क्लेम के लिए फॉर्म 22 होता है जिसमें 15,000 रुपये डेथ सर्टिफिकेट के साथ जमा करना होता है, वो दिया जाता है तो वो भी जमा करें। और DB क्लेम फॉर्म नंबर 16 होता है, उसको भी आप जमा करें। If deceased somewhere admitted in the hospital for treatment and after that he got death, तो इन दैट केसेस बेड हेड टिकट भी रिक्वायर्ड होता है। जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ है, जहाँ उसका इलाज चल रहा था, तो जो जांच करता है जांच अधिकारी, वो आपसे बेड हेड टिकट की भी मांग करेगा और उस अस्पताल में जाकर भी जांच कर सकता है। एक एफिडेविट देना होता है विडो को कि उसने रीमैरिज नहीं की है और जो चिल्ड्रन और पेरेंट्स हैं एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, वो सभी इस पर डिपेंडेंट थे और वो उसकी लीगल वाइफ है। तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स उसको जमा करना होता है कंसर्न ब्रांच ऑफिस को इमीडिएट विद इन 3 or 7 days. All papers should be submitted by employer to IP's concerned BO within 3 to 7 days. Otherwise, a notice may be issued by the branch office to the employer. और इसमें ये भी है कि if IP death within factory due to heart attack on working hours due to work pressure, तो ऐसे केस को भी ESIC एक्सीडेंट मानती है और एक्सीडेंट मान के उसको यदि डेथ हो जाती है तो आश्रित लाभ का भुगतान किया जाता है। बस ऐसे केस में ये देखा जाता है कि उसके प्रीवियस ट्रीटमेंट पेपर और उसके मेडिकल रिकॉर्ड एनवेलप मंगा के देखा जाता है कि कहीं ये ऑलरेडी हार्ट का पेशेंट तो नहीं था, तो ये जांच का विषय है और इसको मेडिकल रेफरी को ऐसे केसेस को रेफर कर दिया जाता है। वो डिसाइड करता है कि दैट इंजरी वाज द एम्प्लॉयमेंट इंजरी ड्यू टू प्रेशर ऑफ वर्क। इट हैज टू डिसाइडेड बाय मेडिकल रेफरी। और एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन all required documents employer has to produce before him, otherwise so called notice may be issued to employer। क्योंकि ब्रांच मैनेजर ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के बाद आपके फैक्ट्री को विजिट करता है और प्लेस ऑफ एक्सीडेंट को देखता है कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। अब जैसे किसी व्यक्ति की ड्यूटी मान लिया क्लर्क है, फैक्ट्री के अंदर है, अब जा करके फर्नेस पे जा करके वो मर जाए तो फर्नेस पे वो क्या करने गया। तो इस प्रकार से उसकी जांच प्रॉपरली होती है कि कंसर्न आपका जो काम था आप उसी के कारण एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई आदमी ऊपर चला जाए, पतंग उड़ा रहा है, टीन सेट पे कूद गया पतंग लूटने के लिए, मर गया, तो फिर आपकी ड्यूटी पतंग लूटने की तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से इन सावधानियों को भी आपको ध्यान में रखना है। और मैंने जो ये चीज़ें बताई हैं इन डॉक्यूमेंट्स के साथ यदि आप अपना एक्सीडेंट फॉर्म
along with all these documents सबमिट करते हैं तो आप प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर आपका केस सेटल्ड होगा, EI केस, और आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। थैंक यू। अब यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारी जो जानकारियाँ हैं आपके लिए बेनिफिटेड हैं, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मुझे खुशी मिल सके कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो नियोजकों को, इंश्योर्ड पर्सन्स को, इंश्योर्ड जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको, सभी को हित लाभकारी हो। थैंक यू।